हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम 2024 में हुई थी। आंसर की भी आ चुकी है। मैंने आपके सभी पेपर देखे हैं। इन सभी पेपरों में बायोलॉजी के 311 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो 311 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये टोटल 311 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। इससे पहले कि अगर आपने 4 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखना भैया, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जो है वो आपको आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे। इस वजह से इनको जरूर देखना है आपको, क्योंकि रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्जाम का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमारे एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से नहीं पूछता है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना सोच रहे हो ना उतना आसान होने वाला नहीं है आरआरबी ग्रुप डी का पेपर। ठीक है, चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस तरफ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस तरफ इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हल करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि प्रोटीन का सरल रूप है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है वसामल, ऑप्शन नंबर सी है ग्लिसरॉल और ऑप्शन नंबर डी है एमिनो अम्ल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैंने आपसे कहा था कि आपके शरीर में सिर्फ 3 चीजों का पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का, यानी कि लिपिड का, या जिसे आप वसा भी कहते हो। तो प्रोटीन का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है एमिनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है ग्लूकोज और वसा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है फैटी एसिड, यानी कि वसीय अम्ल। अब किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। क्यों कहा जाता है प्रोटीन का सबसे छोटा रूप एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया एमिनो एसिड। अब ये प्रोटीन का सबसे छोटा जो रूप है वो एमिनो एसिड है। वो क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है भैया, जो प्रोटीन होती है भाई, जो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध है, अंडा है, दाल है और वगैरह, मछली मांस वगैरह ये सभी आते हैं। तो ये मुख्य स्रोत है। इन सब से आपको क्या प्राप्त होती है? इन सब से आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। जैसे ही प्रोटीन आपके मुंह में जाता है तो आपके मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यहाँ पर प्रोटीन का और वसा का पाचन नहीं होता। उसके बाद में भोजन नली की सहायता से जब खाना आपके पेट में पहुंचता है तो पेट में एक एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? इस प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देता है और फिर आगे जब पेट से भोजन छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत के डुोडेनियम वाले भाग से शरीर का एक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, पेंक्रियाज। इस पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है और उस पेंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये पेप्टोन से पेप्टाइड को किस में तोड़ता है? एमिनो एसिड में तोड़ता है। और एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रोटीन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो होती है भैया एमिनो एसिड। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और अगर आप भी चाहते हो कि जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है उस तरीके से अगर आप भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं भैया। एक बैच स्टार्ट किया है मैंने अभी 5 जनवरी से।
रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, एनडीए, पीसीएस, सीडीएस, सीडीएस, यूपीएससी, पटवार, पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं के लिए तो आपको सिर्फ 29 रुपये पर मंथ देना है। 5 से 5.5 महीने में भैया ये बैच मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इस बैच से संबंधित डिटेल आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि बैच किस तरीके से लेना है। 5 जनवरी से शुरू किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। एक्सीडेटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है मैंने, उसकी 2 क्लास और बची हुई है, उसके बाद में चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम भी अभी थोड़ी लेट है, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही चालू है। इस माह के एंड तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 20 से 22 तारीख तक। तो उसके बाद में फिर एग्जाम आएगी, तो अभी काफी समय है आपके पास। और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ भैया मैं इस बैच में। बैच का नाम है बायोलॉजी स्पेशल 0.2। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, बायोलॉजी स्पेशल 0.2 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासें हैं, मजा आ जाएगा भैया। लेकिन आपको 29 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, क्योंकि भैया वहां पर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं। वैसे मैं पब्लिक भी कर सकता था, फिर पढ़ाने में भी मजा नहीं आता और पढ़ने में भी मजा नहीं आता। मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाया था। शुरुआत के 3 क्लासों में मैंने आपको एंजाइमों के बारे में ही पढ़ाया था, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो इसलिए कहता हूं, अगर आपको बैच लेना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर ले सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो प्रोटीन की सब्स्टिट्यूट इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। चले आगे। ओके, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी भैया, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं सारी चीजें। अब देखो, क्वेश्चन आप जब भी सोल्व कर सकते हो जब आपको चैप्टर आता हो, और चैप्टर को रटना नहीं है, समझना है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 42, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहां स्रावित होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए डुडेनियम, ऑप्शन नंबर बी है इलियम, ऑप्शन नंबर सी है स्टोमक, ऑप्शन नंबर डी है माउथ। बताओ। क्वेश्चन नंबर 42, देखो सबसे पहले जो भोजन जाता है वो जाता है आपके माउथ में, यानी कि मुंह में। और मुंह में याद रखना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है वो किस में बदल जाता है? स्टार्च बदल जाता है भैया माल्टोज शुगर में। ये जटिल रूप होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो मैं कह सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट का ये जटिल रूप है। ठीक है, उसके बाद में भोजन जाता है भोजन नली में, यानी कि फूड पाइप में। याद रखना, फूड पाइप में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। फूड पाइप के बाद में भोजन जाता है आपके स्टोमक में, यानी कि आपके पेट में, जिसे आप आमाशय कहते हो। और याद रखना, आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन के पाचन में 2 एंजाइम होते हैं आपके आमाशय में, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस पेप्सिन एंजाइम के बारे में पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन करने वाला ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, इस पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ होता है? तो आपके स्टोमक में होता है, आपके आमाशय में होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भैया? यह है क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? जीवाणु में उपस्थित होता है, पादप में उपस्थित होता है, या फिर विषाणु में उपस्थित होता है, या फिर प्राणी में उपस्थित होता है? देखो, एपिकल मेरिस्टेम है क्या? ये एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक है, जो कि प्लांट में पाया जाता है, जो कि पादप में पाया जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को।
देखो, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें तो कहा जाता है एनिमल टिश्यू या फिर जंतु उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिमल टिश्यू या फिर जंतु उत्तक कहा जाता है। ये हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? ये एनिमल टिश्यू। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, जैसे कि ब्लड है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, वो भी तरल संयोजी उत्तक है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरल संयोजी उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक क्या है? एक प्रकार का ब्लड है, यानी कि तरल संयोजी उत्तक है ब्लड। क्योंकि ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को जोड़ने में सहायक होता है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का इस्तेमाल किया गया है। ये एक प्रकार का टिश्यू है जो लिक्विड अवस्था में होता है। तो इस तरीके से जैसे कि अब ये ब्लड है तो कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही बहुत से एपिथेलियल टिश्यू होता है कि नहीं है। और क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, यानी कि उपकला उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं, तंत्रिका उत्तक होते हैं, पेशी उत्तक होते हैं। ये सभी एनिमल टिश्यू है भैया, ठीक है। तो वैसे ही ये तो एनिमल में पाए जाते हैं, है कि नहीं है। उसके अलावा कुछ प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो प्लांट में पाए जाने वाले जो उत्तक है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं प्लांट टिश्यू। अब ये प्लांट टिश्यू क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, ध्यान से समझना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? तो पहला है भैया, पहला कौन सा है? पहला है भैया एपिकल मेरिस्टेम, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है भैया लेटरल मेरिस्टेम, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, हाँ। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है भैया, क्या बोलते हैं, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। एक मिनट रुकना भैया, पेन चल नहीं रहा है, दूसरा लेता हूं। एक होता है इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो आपको याद कर लेना भैया, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। और ये परमानेंट टिश्यू होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है ये 2 प्रकार का होता है, जिनके बारे में आपने नाम सुना होगा। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पहला होता है कोलेनकाइमा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कोलेनकाइमा, कहाँ? कोलेनकाइमा, स्पेलिंग सही कर लेना, कोलेनकाइमा। दूसरा होता है भैया पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और तीसरा होता है भैया स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये होते हैं भैया आपके प्लांट टिश्यू, तो इनके नाम आपको जरूरी है। जैसे कि भैया ध्यान से देखना, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू है कि नहीं, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, यानी कि उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है और पेशी उत्तक है। तो ये हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वैसे ही प्लांट में भी टिश्यू होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं प्लांट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू।
है कि नहीं है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वैसे ही परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लेम। सिंपल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो जिस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शीर्षस्थ विभज्योतक हिंदी में कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है, वैसे इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखो ये एपिकल मेरिस्टेम है, इसके बारे में पूछा गया है, तो किस में उपस्थित होता है ये भैया प्लांट टिश्यू है, एक प्रकार का ये प्लांट में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, ये प्लांट में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया। अब ये काम क्या करता है तो मैं आपको बता देता हूं, ये तना और जो जड़ का शीर्ष वाला भाग है उस पर उपस्थित होता है। तो ये पौधे को लंबाई देने में सहायक होता है। ये जड़ की भी वृद्धि करवाता है और तने की भी ग्रोथ करवाता है। तने के और जड़ के शीर्ष भाग पर होता है। तो जड़ के शीर्ष भाग पर है तो शीर्ष तो जड़ की गति करे, जड़ की वृद्धि करवाएगा, और तने के शीर्ष भाग पर होता है तो तने को लंबाई बढ़ाएगा। वैसे ये जड़ की लंबाई और तने की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये पौधे की लंबाई में सहायक होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन मैंने आपको बता दिया है। हाँ वैसे दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्लेरेनकाइमा नहीं दिख रहा, बस वो सब दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखो भैया। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी यानी कि एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट। याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब भी आपसे ऊर्जा के बारे में पूछा जाए तो आप सभी को पता है सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं एक सेल ऑर्गेनेल होता है और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन के तहत क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है भैया, इस एटीपी के बारे में ही पूछा गया है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये सारी प्रोसेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का। ले लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मासिक धर्म, ऑप्शन नंबर बी है सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है, ऑप्शन नंबर सी है उपापचय को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी है पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है। अरे भाई अंडाशय क्या काम करता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 45 है। ओवरी, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये फीमेल में होता है, यानी कि ये मादा में होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ये एक जोड़ी होता है और ये एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सी है, गोनेड्स ग्लैंड, यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथि है। और ये लैंगिक जनन ग्रंथि मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है।
जो फीमेल में होती है वो तो होती है अंडाशय ओवरी, और जो मेल में होती है वो होती है टेस्टिस यानी कि वृषण। ये अंडाशय किसका सिक्रेशन करता है? एक का, अंडे का। उसके अलावा ये अंडाशय एक प्रकार की ग्रंथि है, मैंने आपसे कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो किसका सिक्रेशन करेगी? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन का। दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है इससे, एक एस्ट्रोजन का और दूसरा प्रोजेस्टेरोन का। पैनों में पता नहीं क्या हो गया, एक एस्ट्रोजन का और दूसरा प्रोजेस्टेरोन का। और ये एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों के दोनों ही याद रखना है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि जो मासिक धर्म चक्र होता है, इस मासिक धर्म चक्र में हेल्प करते हैं भैया। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बताओ चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भैया मासिक धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भैया, इनको आपको बारे में पता होना जरूरी है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 46 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थों से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है? बताओ। सबसे पहले अजैव निम्नीकरण के बारे में आपको पता होना जरूरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका। क्वेश्चन नंबर 46 है ना। तो अजैव निम्नीकरण क्या होता है? अजैव निम्नीकरण क्या होता है? अजैव निम्नीकरण ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से, जैसे कि बैक्टीरिया कवक की सहायता से नहीं होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे कि प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, विद्युत तार, कांच, ये सभी अजैव निम्नीकरण है भैया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब इन सभी पदार्थों के बारे में बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थों से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। आपको वैसा उपाय के बारे में बताना है जो उपयुक्त नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है भैया उन्हें पुनः चक्रित करना, ऑप्शन नंबर बी है उनका उत्पादन कम करना, ऑप्शन नंबर सी है उनका पुनः उपयोग करना। तो ये सभी तो भैया निपटान से संबंधित है, यानी कि इनसे निपटा जा सकता है इन सब का उपयोग करके। तो लेकिन वो पूछ रहा है कि जो निपटान के लिए उपयुक्त नहीं है वो, तो इन्हें खुले आम फेंकना, ये निपटान का उपाय नहीं है भैया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ले ले स्क्रीनशॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, और फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो फीमेल के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूं, सॉरी फीमेल के बारे में क्या, मैं आपको फिर बता देता हूं कि पुष्प से, फ्लावर से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। विशेषकर अगर हम 2024 में जो रेलवे की एग्जाम हुई है, जैसे कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट हुआ था, आरआरबी जेई की एग्जाम हुई थी, टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी, इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में फ्लावर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने भैया
फ्लोर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे मैं आपको पहले ऑलरेडी करवा के आ चुका हूँ, इसलिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फूलों से संबंधित वीडियो मिल जाएगी, आपको जा करके देख लेना। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, पुष्प का जो नर वाला भाग होता है उसे कहा जाता है पुंकेसर, और ये पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है ये होता है एंथर, जिसे पराग कोश कहा जाता है। इसमें सफेद रंग का एक दानेनुमा एक पाउडर भरा रहता है जिसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन्स, यानी कि परागकण। और ये डंडीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है आपको ये होता है फिलामेंट, यानी कि तंतु। ठीक है भैया, ये तो पुंकेसर वाला भाग हो गया। अब देखो भैया, पुष्प का मादा भाग देखो जिसे स्त्री केसर कहते हैं। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये वाला जो भाग होता है ये होता है स्टाइल, जिसे वर्तिका कहा जाता है। और ये वाला जो भाग होता है ये वाला भाग होता है ओवरी, जिसे अंडाशय कहा जाता है। और इसके अंदर ऐसे संरचना पर दिखाई देती है जिसे कहा जाता है ओव्यूल, हिंदी में कहा जाता है बीजांड। बोलो, तो ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका, तो पहले तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, देखो ये पोलिन ग्रेन है ना, ये परागकण है ना, तो इन परागकणों का पुष्प के नर भाग से यानी कि पुंकेसर से खापे जाना इस मादा पुष्प के स्त्री केसर के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, यानी कि परागण कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज के बारे में पता होना जरूरी है कि भाई पुंकेसर से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। ये परागण है, ये परागकण है, दोनों अलग अलग है। परागकणों का स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचना पोलिनेशन, परागण कहलाता है। अगर ये एक ही पौधे पर, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक ही पौधे पर, मान लीजिए एक ही पौधा है, अब उस पौधे पर पुष्प का नर भाग भी है और मादा भाग भी है, और अगर एक ही पौधा है, इस पौधे पर पुष्प का नर भाग भी है और मादा भाग भी है, इन दोनों के बीच में निषेचन हो गया, तो वो तो हो गया भैया सेल्फ पोलिनेशन। वो कौन सा हो गया? सेल्फ पोलिनेशन हो गया। वो कौन सा हो गया? वो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। स्पेलिंग आएगा यहाँ पे, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, यानी कि स्वपरागण हो गया। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आलू, चावल, टमाटर, गेहूं, ये सभी। ठीक है। और देखो भैया, अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, यानी कि पर परागण क्या होता है? मान लीजिए एक पादप ये है और एक पौधा ये है, दो अलग अलग पौधे, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। इस पौधे पर ये पुष्प है, ये वाला, और दूसरे पौधे पर ये पुष्प है। इस पुष्प पर पुष्प का नर भाग है और इस पुष्प पर पुष्प का मादा भाग है। अब पुष्प के नर भाग से परागकण उठते हैं भैया, और परागकण उठ करके कहां गए? इस पादप के स्त्री केसर भाग के वर्तिकाग्र तक भाग तक पहुंच गए। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पोलिनेशन कहा जाता है। लेकिन ये पोलिनेशन कैसा होगा? ये पोलिनेशन, ये परागण कैसा होगा? तो ये होगा भैया पर परागण, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। याद रखना, एक ही पौधा है और उस पौधे पर, दोबारा से समझाता हूं, एक ही पौधा है और उस पौधे पर, मान लीजिए ये पौधा है, पूरा ये पौधा है, अब इस पौधे पर एक पुष्प है,
ठीक है, ये पुष्प हो गया। तो पुष्प का एक नर भाग है, एक मादा भाग है, इन दोनों के बीच में अगर पोलिनेशन हुआ तो वो तो हो गया भैया सेल्फ पोलिनेशन। तो एक ही पौधे पर नर भाग और मादा भाग है तो वो तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण। और अगर दो अलग अलग पौधे हैं, इस पर एक पुष्प है, ये पुष्प का नर भाग है, ये अलग पौधा है, इस पुष्प पर एक मादा भाग है, तो यहां से भैया पराग कण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो भैया वो होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। ऐसा किस में देखा जाता है? ऐसा घास में देखा जाता है भैया। तो ये चीज याद रखनी है। तो आपसे सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पूछा गया है कि भैया पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है। तो देखो एक ही फूल के बारे में कहा गया है ना, मैंने भी तब से यही कहा है कि एक ही फूल में अगर पुष्प का नर भाग भी है और पुष्प का मादा भाग भी है, दोनों के बीच में अगर पोलिनेशन हुआ यानी कि परागण हुआ, तो वो होता है भैया सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ रहा है समझ में? अब ये चीजें हमारे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। इनको नोट कर लेना भैया, आगे एग्जाम में काम आएंगे, याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दिए गए विकल्पों में से परजीवी पादप का चयन कीजिए। परजीवी पादप क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये ऐसे पादप होते हैं जो पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो अगर इसमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाएगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो ये भोजन के लिए यानी कि पोषण के लिए दूसरों पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48, परजीवी पादप, इसका उदाहरण पूछा गया तो इसका उदाहरण होगा भैया अमरबेल। इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पत्ता गोभी है, खीरा है, अमरबेल है और कैक्टस है। तो अमरबेल इसका राइट आंसर होगा। जो अपने पोषण के लिए, परजीवी पादप क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए, लिख लेना इंपॉर्टेंट है, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो होता है भैया परजीवी पादप। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमरबेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 48 समझ में आ गया ना? ओके। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 गर्सिका, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत। देखो भैया आहार नाल के बारे में आपसे पूछा गया है। आहार नाल इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। अब ये है क्या? तो सबसे पहले तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है उस पाइप को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। इसकी शुरुआत होती है भैया माउथ से। सबसे पहले आपके मुंह में भोजन जाता है। मुंह में आपको दांत दिखाई देते हैं यानी कि टीथ दिखाई देते हैं, टंग दिखाई देती है, जीभ दिखाई देती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। दांत जो होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। जीभ जो होती है बोलने में सहायक होती है, टेस्ट का पता बताती है और भोजन को निगलने में सहायक होती है। माउथ के बाद में भोजन जाता है ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में, भोजन नली में। भोजन नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। उसके बाद में भोजन जाता है स्टोमक में। स्टोमक कहा जाता है आमाशय को। मैंने आपको पहले भी बताया किसे कहा जाता है? आमाशय को कहा जाता है, आपके पेट को कहा जाता है। और स्टोमक के बाद में भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इसमें स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है, वो सब बाद की बात है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में भोजन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम, कोलोन, रेक्टम में 3 भाग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो रेक्टम वाले भाग में कुछ समय के लिए मल इकट्ठा होता है और उसके बाद में एनस वाले भाग से बाहर निकल जाता है ये अपशिष्ट पदार्थ या फिर मल या फोकल, है कि नहीं है। तो इसकी शुरुआत मुंह से होती है और इसका अंतिम भाग एनस वाला भाग होता है, गुद्दा वाला भाग होता है भैया। एनस वाला भाग होता है, गुद्दा वाला भाग होता है। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा जो भाग होता है ना एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ा भाग है और लगभग ये 33 फीट की, 30 से लेकर के 33 फीट तक इसकी लंबाई होती है। 30 से लेकर के 33 फीट तक इसकी लंबाई होती है। मीटर में देखा जाए तो 9 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। कहाँ गया यार मिटाने वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 समझ में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस कोशिका में डेंड्राइट और एक्सोन होते हैं। अरे डेंड्राइट और एक्सोन कहाँ पढ़ते हैं? अरे भैया हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और तंत्रिका जो कोशिका होती है, आया कुछ याद? न्यूरॉन की संरचना आई याद? इस न्यूरॉन की संरचना में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्सोन के बारे में, डेंड्रोन के बारे में, डेंड्राइट के बारे में, साइटोन के बारे में, सिनेप्टिक नोब के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। बताओ, आज पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सही मैंने डाली है, फिर भी और कोशिश करूंगा। नया पेन 5 ही लेके आया था अभी भैया, 10 दिन भी नहीं हुए मुझे 5 पेन लेकर के आए, फिर भी ये पेन चलते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज यहीं तक रखते हैं। बैच नहीं लिया है तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच से संबंधित जानकारी, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बैच ले लेना मेरे भाई। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिना पढ़े कुछ नहीं करना है, बस मैं देखो आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाता हूँ। जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ही मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। जब से रेलवे के एग्जाम हुई है तब से मैं रेलवे के ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। एसएससी के जो 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट नहीं देते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट दिया करो। रोज के 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 बायोलॉजी के, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के। तो 2024 में जितनी भी एग्जाम हुई उन सभी में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ वहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।